जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास में हमारी ऑफलाइन चीज़ें तो चलेंगी ही बहुत अच्छे से, लेकिन मैं आपको एक ऑनलाइन सपोर्ट भी दूंगा ताकि कुछ बच्चे इस चीज़ को बार बार रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, देखो कई बार क्या क्या होता है कि बच्चे, अगर हम आगे के चैप्टर करने लगते हैं तो बच्चे पीछे के चैप्टर भूलने लगते हैं और वहाँ पर हमें एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप हमेशा चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन में ना जाके हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी 12th की पहली क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा लेक्चर 1। ओके, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है 12th क्लास का। ठीक है, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को बहुत अच्छे से। देखो पहले बात तो समझ लो कि फिजिक्स में है क्या। ठीक है, पहले 2 चैप्टर में हमें क्या पढ़ने जाना है। पहले 2 चैप्टर को ना बेटा क्या बोला जाता है, पहले 2 चैप्टर को बोला जाता है कंबाइनली इलेक्ट्रोस्टैट्स करके। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या और इसको क्या हमें पढ़ना है इसमें। देखो बहुत सिंपल वे में देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ये जो वर्ड है, ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन होता है एक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज। ये जो स्टैट्स वर्ड है इसका मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, यानी कि मैं सिंपल ऐसा भी कह सकता हूं इस चीज को, चार्ज एट रेस्ट करके। तो हमें पूरे 2 चैप्टर में 12th के फर्स्ट 2 चैप्टर में क्या पढ़ना है, चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके पास, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि हम इसमें करेंगे क्या। देखो इसका जो चैप्टर 1 होगा जहां पर चार्ज रेस्ट पर रहेगा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जब चार्ज से हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो हमें आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले टॉपिक जो हम करेंगे अपने लेक्चर में कवर, वो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज करेंगे। दूसरा हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। किस पर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कवर कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक क्या रहने वाला है, तीसरा टॉपिक रहने वाला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहने वाला है हमारा तीसरा टॉपिक। फिर जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, किन किन केस में करेंगे, तो वहाँ के फिर हम करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो मेनली हमें ये 4 टॉपिक इसमें कवर करने हैं अपने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स के। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रोस्टैट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो लेवल रहने वाला है ये नीट और जेई मेंस का लेवल रहने वाला है। यानी कि अगर कोई बच्चा मेरे लेक्चर को, सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखता है तो उसको नीट में एज मिलेगी, उसको जेई मेंस में एज मिलेगी, ताकि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम फिजिक्स का बहुत ही अच्छे से कर पाए। ठीक है, और आप इस चीज को देखोगे जैसे जैसे हम आगे लेक्चर करते जा रहे हैं हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होती जा रही है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के ही अंदर आता है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी रहेंगी। ठीक है, और भी बीच में चीजें रहेंगी वो मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, तो कवर करेंगे। फिर जब चार्ज रुका हुआ होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का दूसरा पार्ट जो हमें पढ़ना है वो बेटा पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब एक जो रुका हुआ चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल, एक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसको हमें सेकंड चैप्टर में कवर करना है। जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से हो जाता है तो हम एलिजिबल होते हैं सेकंड टॉपिक के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंट्रेंस में। मान लो इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ा
ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जो ये टॉपिक कर रहे हैं हम, ये टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं, वो हम सारे टॉपिक इस लास्ट टॉपिक के लिए कर रहे हैं चैप्टर 2 के, जो मैं अब लिखवाने वाला हूं। तो बेटा यहां पर हम करेंगे जो आएगा ही आएगा एग्जाम में, वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमें करना ही करना है। अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखूं, चाहे वो बोर्ड के हों या वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के हों, नीट या जेई के, तो ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है एग्जामिनर का। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमें मेनली करना है। हम कैपेसिटेंस के लायक कब बनेंगे? जब हम ऊपर की ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी डिले के हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन के दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमने टॉपिक स्टार्ट करा है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? देखो, अगर मैं बात करूं ये पूरा यूनिवर्स कौन चला रहा है, ये वो ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, तो दो ही चीजें हैं इस यूनिवर्स में। ठीक है, देखी जाए, इलेक्ट्रिक फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं यहां पर आपको दिखा दूं, कंबाइनली इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना भी होगा। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना क्या होता है बेटा? चार्ज से रिलेटेड चीजों को हम इलेक्ट्रिकल फिनोमिना में लेते हैं। दूसरा जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, या जो मोस्टली जिसे हम कहते हैं नेचुरल चीजों को चला रहा है, वो है मैग्नेटिक फिनोमिना। ठीक है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हमारी बहुत सारी चीजें हो रही हैं यूनिवर्स में। तो क्या हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है? क्या ये हमारा बेस बनाता है फिजिक्स के लिए? हाँ, ये हमारा बेस बनाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जनरली हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स से। ठीक है, देखो यहां पर भी वही चीज आ गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में होगा क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज रहेगा रेस्ट पे। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है? रेस्ट पे रहता है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो हमें इस टॉपिक में कवर करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ओके, फिर अगर चार्ज मूव करे तो फिजिक्स की उस ब्रांच को बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज कभी रेस्ट पर नहीं होगा, चार्ज हमेशा चल रहा होगा। तो अगर मैं चलते हुए चार्ज को पढ़ रहा हूं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, और अगर मैं रुके हुए चार्ज को पढ़ रहा हूं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। इन सब चीजों का ओरिजिन कहां से होता है? देखो, अगर मैं कहूं ये सारी चीजें कहां से मिलके बनी हुई है, कैसे मिलके बनी हुई है ना, तो इस दुनिया का कोई भी अगर एलिमेंट होगा, ठीक है, इस यूनिवर्स में कोई भी एलिमेंट है, तो बेटा वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। मतलब एटम सबसे छोटी यूनिट होगी एलिमेंट की, इसी में कुछ चार्ज होगा जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट इस यूनिवर्स का किससे मिलके बना होता है? बहुत छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। अब अगर मैं एटम को देखूं तो एटम में देखो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं सर? एटम में दो पार्ट हो गया, एक दिखाता हूं मैं। एटम में दो पार्ट कौन से होता है? एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे से। ठीक है, अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को हम जनरली प्लस जेड से दिखाते हैं। पूरी फिजिक्स में देख लेना, अगर मैं न्यूक्लियस के चार्ज को दिखाऊंगा तो प्लस जेड से दिखाऊंगा, जहां पर ये जेड क्या होता है? जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर हाइड्रोजन है तो जेड कितना हो जाएगा? 1। अगर हीलियम है तो जेड कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहां पर चार्ज होगा। ठीक, तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो कोई भी एलिमेंट इस दुनिया का किससे मिलके बना हुआ है? एटम से, और एटम में ये दो चीजें होती ही होती हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। और कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हमने पढ़ी है ना, कि बीच में हमारे पास क्या होता है बताओ? बीच में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, जहां पर हमको क्या दिखता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा?
पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनिशियली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। ठीक है, इसके बारे में भी अभी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम चीजों को। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमेशा याद रखना है, एक एटम इनिशियली क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, अब क्योंकि ये जो चार्ज वर्ड है ये आ ही रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। सिमिलरली हमें हमेशा मास ऑफ प्रोटॉन भी याद रखना है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी याद रखना है। सिमिलरली मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन भी याद रखना है और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन भी याद रखना है, जो कि न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता उस पर। तो क्या सर ये सारी चीजें मुझे रटनी पड़ेंगी? देखो वैसे ये बहुत बेसिक सी चीज है, अगर आप रट लेते हो तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से आ जाती हैं, लेकिन इसको रटने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन होता है। हम न्यूमेरिकल इतने कर लेंगे इसमें कि हमें ये रट ही जाएगा। ठीक है, तो चलो, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हमें चैप्टर 1 में किसके बारे में पढ़ना है, तो चैप्टर 1 में पढ़ना है हमें बेटा किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या ब्रांच है फिजिक्स की? ये वो ब्रांच है जहां पर चार्ज हमेशा किस पे पाया जाएगा? रेस्ट पर। और अगर चार्ज रेस्ट पर होता है, मैं ये आपको बताता हूं, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर बेटा चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है, अगर चार्ज हमारा कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पर है, चार्ज अगर रेस्ट पर है मतलब चार्ज की वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो सबसे पहली चीज वहां पर जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मतलब एक रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो चार्ज प्रेजेंट हुए तो दो रुके हुए चार्ज भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा सकते हैं? फोर्स लगा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो फोर्स के बारे में पढ़ने के लिए रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को पढ़ना जनरली किस ब्रांच में आता है फिजिक्स की? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच पर आता है। अगर मैं इसको यहां देखूं तो कैसे यहां पर इसको डिफाइन करा जा सकता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो किस पे डिपेंड करती है? रेस्ट चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेस्ट चार्ज को स्टडी करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलते हैं। ठीक है, द फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्ज फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जब अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, क्या फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी क्या पोटेंशियल है, इन्हीं सब को पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंडर माना जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। सिमिलरली अब अगर मैंने ये पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या? चार्ज रेस्ट पर रहेगा। याद रखना इस पूरे चैप्टर में चार्ज रेस्ट पर रहने वाला है, और अगर चार्ज रेस्ट पर रहता है तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज को पढ़ना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कहां से आता है बेटा? अभी मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? एटम से, और एटम को अगर स्प्लिट करेंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में टूटता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक, तो वो चीजें जिनकी वजह से किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाए उसे चार्ज बोला जाता है। आई नो इसकी डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज पता रखनी है हमें कि चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई दो रुकी हुई चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको हम चार्ज कहते हैं।
तो बेटा कितने टाइप का चार्ज होता है, चलो अब इसको देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमारे पास कितने टाइप का चार्ज है, हमारे पास 2 टाइप का चार्ज होता है। तो हमारे पास एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, देखो एक बात तो हमेशा याद रखो कि चार्जेस से डील कर रहे हैं हम तो हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही डील करेंगे, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, हम पॉजिटिव चार्ज से डील ही नहीं कर सकते, ठीक। तो सर हम डील किससे करते हैं, तो इस चीज को समझो जरा ध्यान से, ठीक है, समझना। देखो मान लो अगर मेरे पास कोई मटेरियल है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने एक मटेरियल बना दिया। मटेरियल कोई भी हो जिसको छू के टच करके हमें शॉक ना लगे, वो मटेरियल होता है न्यूट्रल, ठीक है। वो मटेरियल क्या होगा, न्यूट्रल। आप अपने आसपास देखना, हर चीज को छूना, आपको 99% चीजें ऐसे मिलेंगी जिसको छू के आपको शॉक नहीं लग रहा, ठीक है, कोई भी बिजली का झटका नहीं लग रहा। ऐसी चीजें जनरली न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है सर, न्यूट्रल का मतलब होता है कि उन पे नेट चार्ज कितना होगा, 0। नेट चार्ज का क्या मतलब होता है सर, नेट चार्ज का मतलब ये होता है कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई भी मटेरियल है और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब उस पे कोई भी मटेरियल है और वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब उससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अब अगर मैं किससे डील कर सकता हूं, किसी भी एटम में मैं इलेक्ट्रॉन से ही डील कर सकता हूं। बेटा हम न्यूक्लियस से डील नहीं कर सकते, कि पॉजिटिव चार्ज से डील नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसका पार्ट होता है, न्यूक्लियस का। अगर न्यूक्लियस को हमें स्प्लिट करना है तो डेफिनेटली वो एक अलग ब्रांच होती है फिजिक्स की, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाता है वो, तो उसको हम डील नहीं करेंगे। तुम खुद ही सोचो ना, हम इजीली किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम में से क्या रिमूव कर सकते हैं। एटम का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि बीच में होगा न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ हमारी होती हैं शेल्स, ठीक है, ऑर्बिट्स होती हैं ऐसे करके। इन ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये देखो ऐसे करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर मैं कुछ भी एनर्जी दूंगा तो वो एनर्जी सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी ऑर्बिट में नहीं रुकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में कभी भी नहीं रुकेगा। ये एटम से कूदेगा बाहर, ठीक है, इसकी ऑर्बिट से कूदेगा बाहर और फ्री होने की कोशिश करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की कोशिश करेगा अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जहां से हटा उस जगह पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होती है और वहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, अगर एक एटम को मैं दिखाऊंगा तो एटम को न्यूट्रल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर मैं इस एटम को एनर्जी दूंगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज का कुछ नहीं होना, यहां से नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है वो ही बाहर आएगा। आप सोचो अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो इतनी चीज मुझे मिटानी पड़ेगी ना, ये देखो इतनी चीज मुझे मिटानी पड़ेगी। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट हो जाएगा ये, ठीक। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल है और अगर मैं वहां पर उसको किसी तरीके से चार्ज करना चाहता हूं तो इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट पर जाएगा, ठीक है, फिर जरा ध्यान से समझना, अगर मेरे पास ये दो न्यूट्रल एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इस पे नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उस पे चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो बेटा चार्ज तो प्रेजेंट होगा ही अगर एटम है तो, लेकिन क्योंकि वो न्यूट्रल है तो मैं कहूंगा उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब सोचो अगर मैं इन दोनों को रब करूं आपस में, ठीक है, बहुत इजी तरीका है इलेक्ट्रॉन को किसी भी एलिमेंट से बाहर निकालने का कि हम उनको रब करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक रबिंग करता हूं तो रबिंग करने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट निकलेगा, हीट मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हीट किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को।
तो अगर ये हीट इलेक्ट्रॉन को मिली तो डेफिनेटली वो एटम से बाहर कूदेगा, और क्योंकि मैं उसको बी के साथ रब कर रहा हूं तो वो बी की तरफ शिफ्ट होगा, बी पर चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा ना तो वो अपने चार्ज और मास दोनों के साथ मूव करेगा। तो जिस एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो एलिमेंट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और बेटा जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एलिमेंट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि किसी भी एटम में हम किससे डील कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से डील कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से डील ही करना है, तो जब भी हम हीट देंगे या कैसे भी चार्ज को निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल के जिस एलिमेंट से बाहर आएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट पर जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब मैं ये आपको बहुत अच्छे से इस फिगर में दिखाया हुआ है वैसे तो मैंने, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल मटेरियल है और मैंने उसको हीटिंग इफेक्ट दिया, कैसे भी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करी एनर्जी देके, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस मटेरियल से बाहर जा रहा है तो थोड़ी देर बाद ये मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी जगह से हटता है तो अपनी एक वैकेंसी छोड़ता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी होती है। ये हम कैसे समझ सकते हैं, देखो छोटी क्लास में आपने ये सब कर रखा होगा, ठीक है। ऐसे कर रखा होगा कि सोडियम है, जैसे हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 281 होती है बेटा, है ना। तो क्या ये स्टेबल है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी डबलेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अनस्टेबल अरेंजमेंट है। तो जब भी हमें इसको स्टेबल करना पड़ेगा सोडियम को, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और आपने देखा है जब भी सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं हम लोग, तो Na+ लिखते हैं, ठीक है। Na+ क्यों आया, क्योंकि इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो जिस भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जहां से जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली किसी भी चीज के पास, देखो किसी भी चीज के पास मैं दिखा दूं यहाँ पर, अगर मेरे पास ये एक न्यूट्रल मटेरियल है और मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दिए बाहर से, तो डेफिनेटली इस मटेरियल पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और अगर ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा, ठीक। तो अगर मैं अभी तक देखूं तो क्या क्या चीज मैंने देख ली कि जो चार्ज वाला पार्ट है, ठीक है, वो एटम से ही आता है, ठीक। तो चार्ज एटम का ही एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, इन्हीं को बोला जाता है चार्ज, ओके। दूसरी चीज हमने ये देखी कि भाई जो चार्ज है, अगर मेरे पास कोई भी इस दुनिया में चीज है जिसको छू के मुझे शॉक नहीं लग रहा है, डेफिनेटली वो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी होगी, ठीक है। और न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करा जाता है, तो बहुत सिंपल है। अगर मैंने इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, कैसे बाहर निकालेंगे मैं ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत सारे मेथड है इसको बाहर निकालने के इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर निकला तो बेटा इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। और इलेक्ट्रॉन जिस भी एलिमेंट पे जाएगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद का चार्ज नेगेटिव होता है, ओके। आई होप हमें यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो बेटा चार्ज की यूनिट हमें पढ़नी है बहुत अच्छे से कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है, सबको दिख रही है यहाँ। और इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो स्टैट कूलम होती है, जो कि जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हैं। तो एक कूलम जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है, वैसे ही एक कूलम किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। फिर हम इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देख लें तो हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, करंट = Q/T। यहाँ से अगर चार्ज को देखूं तो मैं लिख सकता हूं I × T। अब I क्या होता है, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और T का यूनिट क्या होता है, टाइम T, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ये सब हमने सीख रखा है बहुत अच्छे से 11th में।
एटलीस्ट हमने डायमेंशनल चीजें बनाना तो सीख रखी होगी, डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो मास और लेंथ को मैंने यहाँ पर पावर 0 लिखा है, टाइम है तो इसकी पावर 1 हो गई, और एम्पियर है तो इसकी पावर 1 हो गई, ठीक है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को, कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ सबको दिख रही है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सर स्केलर का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके पास डायरेक्शन ना हो, ठीक है, जिसके पास डायरेक्शन बिल्कुल ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील हो रहा हो, ठीक है। और बेटा जो भी चीज मैग्नीट्यूड में डील होती है उसका नेट निकालने के लिए डायरेक्ट एडिशन करा जाता है। क्या करा जाता है, एडिशन, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम डायरेक्ट ऐड करते हैं नेट निकालने के लिए। देखो जैसे ऐसा है, ठीक, मान लो एक बॉडी है, इस पे ये बॉडी ए है और इस पे चार्ज है Q1 प्लस Q2, ठीक है, प्लस Q3 और माइनस Q4। अगर मैं बोलूं इस बॉडी पे कितना चार्ज है, तो अगर चार्ज वेक्टर क्वांटिटी होता तो डायरेक्ट ऐड नहीं होता। यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते, जो हमने 11th में पढ़ा है। बट क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मुझे इस पे नेट चार्ज निकालना है तो बेटा नेट चार्ज क्या होगा, Q1 Q2 Q3, और क्योंकि ये माइनस का Q4 है तो ये माइनस का Q4 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट ऐड हुआ है ना, ये चार्ज डायरेक्ट ऐड हुआ है, और क्योंकि चार्ज डायरेक्ट ऐड हो रहा है तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रखा है, क्या बता रखा है कि इट एड्स एल्जेब्रिकली, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, ये डायरेक्टली ऐड होता है, ओके। नाउ चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये हम बहुत अच्छे से जान गए कि चार्ज ट्रांसफरेबल कैसे होता है बेटा। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं किसी भी मटेरियल का कोई भी पार्टिकल बाहर निकाल सकता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन है, हम पॉजिटिव चार्ज से डील नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से अपने आप क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी जो क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन की वो होता है। तो यहां पर अगर मैं आपको पढ़वाऊं तो चार्जिंग ए बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर मैं बॉडी को चार्ज कर रहा हूं और या कोई बॉडी चार्ज है, इसका मतलब वहां पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, और अगर मैं कह रहा हूं कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी, देखो यहां पर मैंने नोट करके लिखवा रखा है कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये कैसे समझे सर, बताओ। कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे हुई होगी, क्योंकि उस बॉडी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर आया है तो क्या वो अपना मास भी साथ में लाया है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं यहां दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, ये देखो, मान लो मेरे पास ये ए बॉडी है, ठीक है, ये वाली ए बॉडी है। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके होगा, ठीक। अब मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन को समहाउ एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज भी साथ लाएगा और अपना मास भी साथ लाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे अगर इस बॉडी पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए तो बताओ एक्स्ट्रा मास और एक्स्ट्रा चार्ज कैरी हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और इस बॉडी का मास भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई भी आपको पूछे क्या सर नेगेटिवली चार्ज बॉडी ज्यादा हैवी होती है, तो आंसर है हाँ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ज्यादा हैवी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब है, देखो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, यूनिवर्स में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। आप कोई अपने से एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट
नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, देखो बहुत सिंपल है, ये भी चीज समझना। अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और ये दोनों बॉडीज आपस में क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, मान लो ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है हमारे पास। ओके, तो अगर मैं बोलूं इस पे नेट चार्ज कितना था ए पे, तो आप बोलोगे 0। इस पे नेट चार्ज कितना था बी पे, तो आप बोलोगे 0। बोलोगे या नहीं बोलोगे? ठीक, अब मैंने दोनों को रब करना स्टार्ट करा बेटा। ठीक है, इन दोनों को रब करा। रब करने से क्या होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से जंप कर गया कहां पर, बी बॉडी में, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस पे माइनस, लेट्स से इस पे -5 कूलम चार्ज आ गया, तो बेटा इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 5 कूलम। ठीक है, तो अगर इनके चार्ज होने के बाद भी मैं इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज निकालने की कोशिश करूं, तब भी बेटा इस पे नेट चार्ज इस पूरे सिस्टम का कितना रहेगा, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। ठीक है, +5 - 5 = 0 कूलम। तो जब चार्ज नहीं थे तब भी 0 था, और जब चार्ज हो गए तब भी 0 ही है पूरे सिस्टम का। ठीक, और यहां पर देखो, इसको मैंने ऐसे भी समझा रखा है। देखो, अगर मेरे पास एक बॉडी पे +10 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, तो यहां पर बताओ टोटल चार्ज कितना है, 10 कूलम का। जब मैं इन दोनों को टच करूंगा तो बेटा हाई पोटेंशियल से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा लो पोटेंशियल की तरफ, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर ये आइडेंटिकल बॉडी है तो इन दोनों का चार्ज तब तक शेयर होगा जब तक इन पे चार्ज सेम ना हो जाए। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ पर 5 कूलम आ गया और ये बॉडी भी 5 कूलम से चार्ज हो गई। अब मैं यहाँ पर अगर फाइनल चार्ज निकालूं सिस्टम का, तो अभी भी 10 कूलम है। तो हम बस चार्ज को ट्रांसफर करा पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल charge of an isolated system always remains constant. This is called charge conservation. ठीक है, एक बार पूछा गया था क्या नंबर ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इस यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो आप क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ आपसे, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था, उन्होंने एक सिंपल पूछा था कि बताओ टोटल चार्ज कांस्टेंट है इस यूनिवर्स का। ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, तो बेटा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे में पूछा गया था टोटल चार्ज पार्टिकल आर कांस्टेंट, टोटल चार्ज पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बताओ क्या ये सही है, आंसर इसका ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है बेटा, मान लो इस यूनिवर्स में एक ही न्यूट्रॉन है, सपोज करो एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है। क्या ये न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, याद रखना 0 होता है, लेकिन चार्ज तो यहां पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज 0 है। तो क्या ये 2 पार्ट में टूट सकता है, 2 पार्टिकल में टूट सकता है, हाँ ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट सकता है ना। तो 2 चार्ज पार्टिकल हमारे पास आ गए, तो एक चार्ज पार्टिकल से 2 चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गए, एक पार्टिकल ने 2 चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर दिए। तो क्या चार्ज पार्टिकल इस यूनिवर्स के कांस्टेंट है, नहीं, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में आने वाली है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक डेडिकेटेड टॉपिक है जिसमें मुझे एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए जिसमें चार्ज क्वांटाइज रहता है। ठीक है, तो चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं अपने। ओके।